चलो इधर देखो अभी, इधर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। ये चैप्टर आपको 11th में, यहाँ पे इसके बाद 12th में और कई चैप्टरों में इसका कंसेप्ट फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में लगातार लगता रहेगा। तो ये चैप्टर इसी चैप्टर यहाँ तक कंसाइज नहीं है, इसका एक्सटेंड जो है 12th तक जाएगा, 11th के कई चैप्टर में जाएगा, और चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो आपको इसको समझने याद करने में अच्छा रहेगा, और इससे कई फैसिनेटिंग चीज़ें साइंस की मालूम पड़ती हैं, इसको सुनने समझने में मजा आता है। तो अभी स्टार्ट करेंगे, चलो आगे। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, और ये पूरा चैप्टर आपका एटम कैसा है उसके एवोल्यूशन पर है, यानी लगातार एटम का स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता गया वो इस चैप्टर में बताया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसे इवॉल्व होता है और कैसे आपको लगातार एटम के स्ट्रक्चर चेंज होते हुए मिलते हैं। तो आगे चलो, हाँ, और आगे सबसे पहले है आपके पास 3 इंपॉर्टेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो हमको ये पता है अभी आज के डेट में कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल किसी भी एटम के होते हैं, ठीक है। ये हमको अच्छे से मालूम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर ये तब की बात है जब ये चीज़ें हमको मालूम नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ चार्ज का एवोल्यूशन, चार्ज के बारे में थोड़ा मालूम पड़ा था कि कुछ एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन होता है, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव में भी रिपल्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें हमको मालूम है, और ये जो हमको पता चला वो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट लोगों ने अपने तरफ से अलग अलग जो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उसमें ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन हो गया, इसको ढूंढने का काम चालू किया। तो इसमें जे थॉमसन जो है उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निकाला था, ढूंढ के निकाला था। अभी इलेक्ट्रॉन को जो ढूंढ के निकाला, इस एक्सपेरिमेंट को जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, और इसको एक कैथोड रे ट्यूब में किया था, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब, जूम करो इसको, ऊपर का पार्ट जाने दो। थोड़ा और जूम आउट करो, डायग्राम पूरा आने दो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, 1897 जे थॉमसन स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज थ्रू अ कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब का स्ट्रक्चर ऐसा है, स्ट्रक्चर समझने में एक्सपेरिमेंट ज्यादा कर समझ में आ जाता है। तो कैथोड एनोड आपको पता है क्या होते हैं। कैथोड इज समथिंग विथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। एनोड इज विथ समथिंग विथ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा सेटिंग किया है कि आपका ये चार्ज ऐसा इवॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो आपका यहाँ से चार्ज, जो भी चार्ज पार्टिकल है उसका बॉम्बार्डिंग होगा, और वो बॉम्बार्डिंग जो होगा, वो बॉम्बार्डिंग से हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में समझेंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन कोई दिखता तो था नहीं, तो क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर एज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज अगर है तो अगर उसको हम लोग कैथोड रे ट्यूब से पास करेंगे तो वो क्या बिहेवियर करेगा, उसको एज्यूम करके समझने का काम यहाँ पे किया। तो यहाँ से रेस पास किया, ये रेस यहाँ से एंटर हुई। ये क्या था आपका, ये छोटा सा अपर्चर है, छोटा सा बीम है, छोटा सा स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर से, चलो फटाफट, चलो जल्दी चलो, चलो फटाफट। ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर है, इस छोटे से स्ट्रक्चर में से इलेक्ट्रॉन पास करना था, यानी आपका चार्ज पार्टिकल को पास करना था, और वो चार्ज पार्टिकल उसके बाद जो बिहेवियर करेगा उससे हमको उसकी चार्ज पोलैरिटी मालूम पड़ेगी कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसकी पोलैरिटी मालूम करने के लिए, चलो फटाफट, पोलैरिटी मालूम करने के लिए यहाँ पर क्या किया, पूरा स्ट्रक्चर एडजस्ट किया। तो आपको यहाँ से क्या मिलता है, चार्ज पार्टिकल यहाँ से एंटर करेगा, ये आपका कैथोड है, कैथोड इज आपको यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ से
अगर आपका नेगेटिव पार्टिकल है तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में रेपल्शन होगा, सॉरी अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन उसको पकड़ के रखेगा। और यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर पॉजिटिव लिया हुआ है, तो ये जो पॉजिटिव है ये सॉरी नेगेटिव है, वो यहाँ पर इसको खींच के लेके आएगा और नेगेटिवली चार्ज यहाँ पर आएंगे। अब इसके बाद में हमने यहाँ पर क्या किया, इसको एक छोटा सा अपर्चर दिया, यहां से आपका गन जो है वो फायर कर रहा है चार्ज पार्टिकल को। अभी ये चार्ज पार्टिकल क्या है हमको मालूम नहीं है, तो चार्ज पार्टिकल यहां से फायर हो रहा है। यहां पर हमने क्या किया, एक छोटा सा अपर्चर दिया है, इस अपर्चर से वहां से जो बीम आ रही है वो कॉल्यूमिनेटेड हो जाएगी। कॉल्यूमिनेटेड मतलब कैसा, जैसे लेजर लाइट होती है और नॉर्मल लाइट होती है, तो नॉर्मल लाइट अगर आप छोड़ोगे तो वो पूरे रूम में फैल जाएगी, है ना। तो आपका जैसे ही लाइट स्टार्ट होगा पूरे रूम में वो लाइट आपको मालूम पड़ेगी, लेकिन लेजर लाइट जो होती है वो पोलराइज्ड होती है और एक ही डायरेक्शन में लगातार सीधे चलती रहती है। तो सीधे चलती हुई लाइट ऐसा आएगी, इसके थ्रू पास होगी और इसके थ्रू पास होके बाहर निकलेगी। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास में स्लिट लगाया है, ठीक है। एक स्लिट में एक साइड में पूरा पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे साइड में पूरा नेगेटिव चार्ज है। तो ऊपर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर अगर डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इधर ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज था। तो ये प्लेट जो थी ना, वो प्लेट पूरी पॉजिटिव प्लेट थी। तो प्लेट क्या है, पूरी पॉजिटिव प्लेट है। तो ये जो पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव पोलैरिटी ये प्लेट को भी पूरा पॉजिटिव कर रही है, तो उसके सरफेस के ऊपर ऐसा पूरा पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहां पर यह एज्यूम किया गया कि हम जो यहां पर पार्टिकल को बॉम्बार्ड करके यहां से कॉल्यूमिनेट करके यानी एक लाइन में अरेंज करके ऐसा भेज रहे हैं कि वो बराबर इसमें से निकले। अगर इसको हम नहीं लगाते तो यहां से ये शावर के जैसा निकलता था चार्ज। कैसे निकलता था, शावर के जैसा। तो शावर के जैसा निकलने में बात क्लियर होने का चांस नहीं होता था। हमको ये देखना था कि चार्ज जो यहां से बॉम्बार्ड कर रहे हैं उसकी पोलैरिटी क्या है। तो अगर उसकी पोलैरिटी हमको प्रॉपरली समझनी है तो हमको यहां से निकले हुए चार्ज जो निकल रहा है वो निकलने के बाद में किस साइड में डिफ्लेक्ट हो रहा है ये मालूम नहीं पड़ता। हमको क्या चाहिए था कि एक अगर स्ट्रेट पतली लाइन उधर से निकलेगी तो वो स्ट्रेट पतली लाइन यहां से निकलकर यहां जब पहुंचेगी तो जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी उससे हमको इसकी पोलैरिटी मालूम पड़ेगी। मतलब हमने इधर क्या ले लिया, पूरा पॉजिटिव ले लिया, इधर पूरा नेगेटिव ले लिया। अगर इधर से नेगेटिव आ रहा है तो ऊपर के साइड में टिल्ट होगा, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो नीचे के साइड में टिल्ट होगा, ठीक है, क्योंकि नीचे क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है। और इधर ऊपर के साइड में अगर टिल्ट हुआ तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इससे ये कंफर्म होगा कि इसका चार्ज क्या है। पर ये अगर कॉल्यूमिनेटेड होके नहीं गया यानी एक लाइन में नहीं जा रहा है लेजर लाइट के जैसा, तो रिजल्ट क्या होगा, यहां से चार्ज निकलने के बाद ऐसा शावर होते हुए जाएगा, ऐसा पूरा। तो पूरा ऐसा शावर होके जाएगा तो चार्ज ऊपर गया या नीचे गया ये मालूम पड़ने वाला नहीं। तो क्या किया, इसको यहाँ पे कॉल्यूमिनेट किया। कॉल्यूमिनेट करने के बाद यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का प्लेट लगाया। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्लेट लगाने के बाद में ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से ऐसे निकले और वो चार्ज पार्टिकल ऐसे हिसाब से सीधे जाने चाहिए थे, पर सीधे अगर जाते तो यहां स्ट्राइक करते, ये इसको मार्क कर लिया गया था कि यहां पर आके लगना चाहिए। अगर वो न्यूट्रल होंगे तो उनके पास अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो चार्ज ऐसे ये ऐसे आएंगे और सीधे ऐसे निकल जाएंगे। पर आगे क्या देखा गया कि जहां पर मार्किंग की गई है वहां पर कुछ नहीं हुआ। ये जो है ये एक स्क्रीन के जैसा है, तो ये स्क्रीन नहीं था एक्चुअल में, क्या था, यहाँ पर स्किंटिलेशंस प्रोड्यूस हो इसके लिए वहां पर पार्टिकल रखे गए। तो देखो जैसा आप अभी कोई बम फोड़ेगा तो कैसा लाइट दिखता है, तो वैसे ही वहां पे जिंक सल्फाइड लगाया था। तो जिंक सल्फाइड पे जाके अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऐसा हिट करेगा तो हिट करने के बाद में उधर क्या मालूम पड़ेगा, स्किंटिलेशन, चमक, और फिर वहां काला पड़ जाएगा, तो मालूम पड़ेगा कि चार्ज उधर आके स्ट्राइक हुआ है, ठीक है। तो अब यहां से चार्ज पार्टिकल गया और हिसाब से उसको जाके किधर स्ट्राइक करना चाहिए था, इधर बीचों बीच में। तो बीचों बीच में स्ट्राइक करके नहीं, वो थोड़ा सा ऊपर स्ट्राइक किया। ऊपर स्ट्राइक करने से ये कंफर्म हो गया कि आपको क्या मिलता है कि वहां पर जो चार्ज पार्टिकल आके स्ट्राइक कर रहे हैं वो चार्ज पार्टिकल एंगल बना रहे हैं। क्या करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन से एंगल बना के थोड़ा ऊपर जाके स्ट्राइक किया, और ऊपर जाके स्ट्राइक करने पे हमको क्या मिला कि वो डिफ्लेक्टेड पाथ है, ओरिजिनल पाथ पे वो ट्रैवल नहीं किया।
ठीक है, ओरिजिनल पाथ पे ट्रेवल नहीं किया। तो इससे क्या मालूम पड़ा, इससे ये मालूम पड़ा कि इसके पास चार्ज है और चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है, तभी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ ऐसा बेंड हो गया, उसका डायरेक्शन किधर बेंड हो गया, पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गया। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ टिल्ट हो गया, इससे उसकी पोलैरिटी पक्की हो गई कि वो नेगेटिव चार्ज का कोई पार्टिकल है। अभी he found that the cathode rays are a stream of very small negatively charged particles. These particles are 1830 times 37 times lighter than a hydrogen atom and are present in all atoms. तो अब यहां पर बात होती है वजन की, कि वजन कितना था इसका। तो ये एक्सपेरिमेंट करते हुए ये फाइनल आउटकम का रिजल्ट है, मतलब ये जो आउटकम आया है ये वो चीज है। उसके पहले उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, और स्ट्रगल ऐसा नहीं कि उसको खाली लैब में करना पड़ा था, बाहर भी करना पड़ा था, ठीक है। क्योंकि इसके पहले जो था वो ये फिक्स हो गया था कि एटम इज इंडिविजुअल पार्ट, वो इससे ज्यादा डिवाइड होता नहीं है, एटम ये फाइनल है। तो उसको उसको ये चीज प्रूव करने के लिए अथॉरिटी से लड़ना भी पड़ा था। अब अथॉरिटी कौन होती है, अथॉरिटी होती है चर्च। चर्च जो था वहां पे अथॉरिटी था, और चर्च के जो बड़े फादर वगैरह रहते थे वो जो बोल देते थे उसके आगे वो लोग साइंस को चलने भी नहीं देते थे। तो इसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, इसको इवन ये प्रूव करने के लिए कि स्टोरीज है कि लाइटनिंग जो होती है वो भगवान का प्रकोप है, ये कोई इसको क्या बोलते हैं साइंटिफिक फिनोमिना नहीं है। जब आपको भगवान नाराज होते तो बिजली कड़कती है। तो ये चीज वहाँ के जो फादर वगैरह थे उन लोगों ने बोली थी, और उन लोगों ने बोली था कि बिजली का मतलब इससे इसका वो ये प्रूव करना चाह रहा था कि साइंटिफिकली कि वो एक फिनोमिना है, वो चार्जेस का एक्यूमुलेशन है, और उसके लिए उसको चार्जेस को प्रूव करना था। तो चार्जेस को लैब में यहाँ प्रूव करना था, लेकिन बाहर भी उसको ये प्रूव करना था कि जो ऊपर से बिजली कड़कती है वो एक साइंटिफिक फिनोमिना है, मतलब बहुत सारे चार्ज जो है वो जमा हो जाए, और एयर नॉन कंडक्टर है तो एयर अपने में से चार्ज को पास नहीं होने देती। तो बहुत सारे चार्ज आए 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 जमा हो गए, देयर विल बी ह्यूज गैदरिंग ऑफ चार्ज, और फिर वो ह्यूज गैदरिंग ऑफ चार्ज को अगर आपको कंडक्शन नहीं मिला तो वो क्या करेगा, वो एक बार थोड़े टाइम के बाद फट के बाहर निकलेगा। दैट इज व्हाट इज लाइटनिंग इज। तो उसने मतलब उसने अपनी तरफ से ये चीज को थोड़ा थोड़ा एज्यूम करके बोलना शुरू किया था। तो इससे क्या होता है, जो भगवान का धंधा करते हैं उनकी अथॉरिटी मारी जाती है, बोले भगवान तो जो हम बोलते हैं वही करते, तुम कहाँ बीच में आ गए। तो उसने उसको रोकना शुरू किया, तो जे थॉमसन को मतलब वो इसको बहिष्कार करो, समाज में मत रहने दो, ऐसा वैसा ये सब चलता है। तो उन लोगों ने उसको किया, तो उसने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया अपनी जान के ऊपर। जब बिजली कड़की तो लोग क्या बोलते हैं, भगवान का प्रकोप हो रहा, घर के अंदर घुस के बैठ जाओ। तो सब घर के अंदर घुस के बैठ गए। तो उसने क्या किया, एक रॉड लेके खड़ा हो गया बाहर खुले मैदान में। तो अब अगर आप खुले मैदान में बैठते हो तो जो हाईएस्ट चीज होती है, हाईएस्ट चीज, वो हाईएस्ट चीज पर वो बिजली जो है ना वो अट्रैक्ट करती है, और अट्रैक्ट करके क्या होता है, अट्रैक्ट करके वो उसके थ्रू लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। बिजली कैसा है, हाई पोटेंशियल पर। हाई पोटेंशियल क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारे चार्ज की गैदरिंग हुई। तो बहुत सारे चार्ज की गैदरिंग होने के बाद वहां पर हाई पोटेंशियल क्रिएट होता है, और नीचे क्या होता है, अर्थ इज द लोएस्ट पोटेंशियल बॉडी। अर्थ क्या है, लोएस्ट पोटेंशियल बॉडी। तो बिजली ऊपर से नीचे आने का रीजन ये नहीं होता कि ग्रेविटी है, ज्यादातर बच्चे उसको ग्रेविटी समझते हैं। ऊपर से नीचे बिजली आने का रीजन, ये सोने को आएगा, इधर उठाओ इसको, दोपहर लगा। तो ऊपर से नीचे बिजली आने का रीजन क्या होता है, अर्थ इज लोवेस्ट पोटेंशियल बॉडी, और ऊपर क्या है, चार्जेस का एक्यूमुलेशन की वजह से क्या हो गया, हाई पोटेंशियल। तो अब वो चार्ज को बैलेंस करने के लिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा ना, चार्ज को बैलेंस करता है बैटरी, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए मूव करता है।
तो वो चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन भागता है नेगेटिव से अब इसका रिजल्ट क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव भागने का, आपको करंट मिलता है। लेकिन यहां पे बीच में कोई वायर नहीं है, यहां पे कोई वायर, तो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज हुआ है बहुत ज्यादा। और ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज है, इसको एयर उल्टा नॉन कंडक्टर मिला है। तो एयर अपने थ्रू क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट नहीं होता, तो चार्ज और जमा होते हैं, और जमा होंगे और जमा होंगे और जमा होंगे, तो बाद में क्या होता है, चार्ज इतने होते हैं कि फटके नीचे गिरते हैं और किधर जाते हैं, लोएस्ट। अब उसमें अगर उसको कोई ऐसी जगह मिल जाए जिसके थ्रू वो अर्थ में फटाफट जा सके, तो उस जगह को वो पकड़ता है। तो किसको पकड़ता है, ऊंची बिल्डिंग को पकड़ेगा, है ना। बिल्डिंग में कुछ वायर है, और बिल्डिंग में ऑफकोर्स स्टील तो लगा ही होता है, रॉड वगैरह लगते ही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में इस तरह का कुछ भी मिल गया, झाड़ मिल गया, हरा झाड़, दैट इज कंडक्टर, तो उसको पकड़ेगा। तो ऐसे किसी भी चीज को पकड़ के वो चला जाएगा। तो अभी उसको क्या प्रूव करना था कि मैं बाहर खड़ा रहूंगा, और उसका ये प्लान था कि मैं एक कंडक्टर, अभी आज भी उस चीज को लेके बहस है कि वो क्रॉस लेके हाथ में खड़ा था, कुछ लोग बोलते हैं रॉड लेके खड़ा था, अब वो छोड़ दो, वो कंडक्टर था, हम साइंस पकड़ते हैं। तो वो कंडक्टर था, और कंडक्टर के थ्रू चार्ज जो है वो अर्थ में चला जाएगा, और फिर क्या होगा कि पता चलेगा कि एक साइंटिफिक फिनोमिना है, ये कोई देवी प्रकोप नहीं है ना। तो उसने वो एक्सपेरिमेंट के लिए भी खड़ा रहा, वो बारिश में, तेज बारिश में। अब क्या होता है, आप बारिश में खड़े रहोगे तो कभी भी ऐसा होता है, बारिश तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बिजली इंपॉर्टेंट है। तो ऊंची ऊंची जो बिल्डिंगें होती है, वो बिल्डिंग में ऐसा देखो ऐसा रॉड लगा रहता है, और रॉड को ऐसा पॉइंट्स रहते हैं, वो पॉइंट्स रहते हैं, और वो पॉइंट्स के थ्रू वो बिजली को ऐसा इनवाइट करते हैं कि अगर गिरना है तो इस पर गिरना, पूरी बिल्डिंग के मत गिरने जाओ, इधर गिरो। इस पर गिर के इसको कंडक्टर के थ्रू नीचे अर्थिंग करके वायर को अर्थ के अंदर डाल देते हैं, तो बिल्डिंग सेफ रहती है। फिर आपका अगर झाड़ के नीचे खड़े रहो तो भी रिस्की है, क्योंकि झाड़ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करके क्या करेगा, अट्रैक्ट करके पूरा कंडक्शन करके आपको भी साथ में लेके जाएगा, जो उसके नीचे है उसको भी ले लेगा, तो हरे झाड़ भी जल जाते हैं। तो बेस्ट टाइम क्या रहता है, बेस्ट रहता है कि आप किसी गाड़ी के अंदर जाके बैठ जाओ, फोर व्हीलर के अंदर। कोई भी फोर व्हीलर के अंदर जाके बैठोगे तो उसको साइंटिफिक टर्म में फैराडे केज बोलते हैं। फैराडे केज क्या है कि एक ऐसा बंद जगह है जिसपे अगर बिजली गिरेगा तो कार के कंडक्टर को पकड़ के, कार को ऐसा उसका प्लेट को पकड़ के वो अर्थ के अंदर सीधा चला जाएगा। आप कार के अंदर सबसे ज्यादा सेफ होते हो, कार के अंदर या कोई भी फोर व्हीलर के अंदर आप सबसे ज्यादा सेफ हो जब भी बिजली कड़कती है। तो उसने वो एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करके उसने ये चीज को प्रूव करने की कोशिश किया कि ये साइंटिफिक फिनोमिना है, ये कोई देवी प्रकोप नहीं है। इस वजह से उससे चर्च वगैरह और नाराज हो गए। अब फिर ये होने के बाद में उसने क्या किया, उसने इसके अंदर भी वो क्रिश्चियन था तो वो क्रॉस पहनता था अपने गले में, तो उसने क्रॉस निकाला मास निकालने के लिए कि मास कितना है इसका। तो उसने यहाँ पर उसको, मतलब ऐसा होता है ना, जब आदमी एक ही चीज के बारे में लगातार सोचते रहता तो कुछ ये करने नहीं जाता कि कोई बेटर ऑप्शन है कि नहीं। उसने बोला एक काम करता हूँ मैं, इसके अंदर मैं अपना क्रॉस लगा के देखता हूँ, और अगर क्रॉस लगा के उसको एडजस्ट कर लिया तो जैसे देखो अभी छोटे बच्चे लोग वो इधर से उठा के लेके आते हैं, वो फैन जैसा रहता है, वो हाथ में लेके भागते हैं तो उसको ऐसा गोल 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 घूमता है, क्या बोलते हैं उसको, है ना, देखा है छोटे बच्चे लोग लेके भागते हैं, पंखा रहता है वो, ठीक है, कागज का पंखा रहता है। तो उसने उसने क्रॉस को ऐसे समझ के इधर बीच में डाल दिया। उसने बोला अगर ये पार्टिकल है, इसको मास है, तो पार्टिकल का जो बीम आएगा वो उसने उसको ऐसा पाइवेट कर दिया, उसके ऊपर लगेगा ऐसा क्रॉस को, तो क्रॉस को लगेगा तो ऐसा ऐसा क्रॉस घूमने लगेगा। उसने डाला और क्रॉस घूमने लगा। पहले उसने एक दो चीज लिया था, वो डालने के बाद उसको रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन उसको अपने दिमाग में एक कन्विक्शन स्ट्रांग था कि इधर से पार्टिकल आ रहे हैं, उसको मास भी है। तो उसने क्या किया,
उसने वहां पर अपना क्रॉस निकाला और ऐसे टांग दिया, तो क्रॉस टांगा तो क्रॉस घूमने लगा, क्रॉस घूमने लगा तो कंफर्म क्या हो गया, लाइट वेट था, कंडक्टर था, तो चार्ज अट्रैक्ट हो गए, वो घूमने लगा। तो इससे और कंफर्मेशन हुआ कि इसके पास मास भी है। अब वो मास का वैल्यू निकालने का बात आया, तो बाद में उसका वैल्यू जब भी कैलकुलेट करके निकाला तो क्या मिला कि उसका मास 1837 टाइम्स, इधर दोनों को मारेगा भी, 1837 टाइम्स लाइटर है किसको, हाइड्रोजन एटम के वजन को, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन एटम मतलब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, एक्चुअल में एक प्रोटॉन रहता है उसके अंदर। अब वो हाइड्रोजन एटम का एक प्रोटॉन के वजन से कंपेयर किया इसके वजन को मोमेंटम वगैरह के हिसाब से, इधर दोनों खड़े रहो, तू पहले खड़े, जल्दी कर, जल्दी 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 खड़े हो जाओ, जल्दी दोनों जन खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ जल्दी। हाँ हाँ, अगली बार बात हुआ तो हाथ ऊपर करके। तो 1837 टाइम्स क्या मिला, इलेक्ट्रॉन लाइटर है, मतलब इलेक्ट्रॉन का वजन क्या है, इलेक्ट्रॉन का वजन बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का वजन 1837, किधर 3 नंबर अभी कहाँ खुला रहेगा यार, कुछ नहीं कुछ नहीं, सुबह लोग गाड़ी कुछ नहीं खुला रहेगा, अभी जाके फालतू आओगे वापस, जाओ। तो 1837 टाइम्स लाइटर रहेगा, ठीक है। आपको उधर इतना वजन उसका मिलता है, तो क्या कंफर्म हुआ कि इसका वजन, ये जो पार्टिकल मिले, इसका पीछे बैठ, पीछे बैठ, बैठ जाओ पीछे, कुछ नहीं होता है, मिलेगी वापस मिल जाएगी, वो जाएगी नहीं कहीं। तो 1837 टाइम्स वो लाइटर है और उसको चार्ज है, तो चार्ज क्या मिला उसका, नेगेटिव मिला, उसका वजन मिला। इसका मतलब ये कंफर्म हुआ कि यहां पर कोई तो पार्टिकल है। अब वो पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। इस तरह इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ जे थॉमसन। इसके पहले जो थियरी था वो प्लम एंड सीड का थियरी था। कलिंगड़ देखा ना सबने, तरबूज, ठीक है, वो मेरा ईवीएम मशीन के डेमो में भी आता है कलिंगड़, मालूम है ना। हाँ, तो बिना मतलब टॉपिक घुमाने का ऐसा। तो अभी वो तरबूज के अंदर रेड पार्ट रहता है, इसको हम लोग खाते हैं, और बीज रहता है, तो बीज आपका हो गया सीड, और जो प्लम है वो खाने का वाला पार्ट, रेड वाला। तो इसके पहले जो एटम का स्ट्रक्चर था वो प्लम और पैडिंग का था, कि एटम ऐसा होता है, उसमें नेगेटिविटी है और पॉजिटिविटी है, वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी ऐसा फैली हुई है, और उसके वजह से ये आपका शेप है, और ये शेप के वजह से आपको बॉडी ऐसा दिखता है। तो इतना मालूम पड़ा, इतना एटम का स्ट्रक्चर था। अब नेगेटिव कहाँ है, पॉजिटिव कहाँ है, नेगेटिव का वजन क्या है, पॉजिटिव का वजन क्या है, ये मालूम नहीं था। तो एक एक करके धीरे धीरे एटम का स्ट्रक्चर इवॉल्व करने गए। अगर काम नहीं हुआ, दोनों जन बिना काम किए वापस आए, मेरा पेट्रोल बर्बाद हुआ ना, दोनों को वसूल करूंगा, याद रखना। तो अब झक मार के कहीं से भी काम करके आएंगे। तो अभी रिजल्ट क्या हुआ, आपको यहाँ पे इधर आपको इधर इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर के बारे में मालूम पड़ा कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है। तो प्लम प्लैडिंग से उठकर हम लोग यहाँ पहुंचे। चलो आगे जूम करो। अब आया रुदरफोर्ड, ठीक है। रुदरफोर्ड ने प्रोटॉन होता है यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, उसको पूरा ढूंढने का जुगाड़ किया। उस टाइम तक मैडम क्यूरी, लास्ट बेंच, वो लोग खड़े हैं, उनको चाहिए कोई साथ में। तो मैडम क्यूरी जो है वो पिक्चर में आ चुकी थी।
वो जो क्यूरी थी, वो क्यूरी ने क्या डिस्कवर किया था? रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? ज्यादा मांगता है क्या तेरे को? रेडियो एक्टिविटी किसको बोलते हैं? कि आपका कोई भी जो न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उसके अंदर भर के रखा हुआ है। अब वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन प्रोटॉन में रेपल्शन होता है और बहुत स्ट्रांग रेपल्शन होता है। तो हम लोगों ने स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा, ठीक है। तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है और वो सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁻15 यानी न्यूक्लियस के साइज के रेंज में ही काम करती है। उससे बड़ा अगर रेंज हो गया तो वो काम करने वाली। अगर आपको चाहिए कि ये अट्रैक्टिव फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस के बाहर काम करे, तो वो उसका एक्सिस्टेंस उतने बड़े एरिया में होता ही नहीं है। अब आपका न्यूक्लियस जैसे 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 भरता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसके अंदर जाते हैं और जैसे जैसे उसका साइज बड़ा होता है, वैसे वैसे वो 10⁻⁻15 मीटर को क्रॉस करना शुरू करता है और 10⁻14 मीटर की तरफ जाता है, -14। अब जैसे जैसे -14 की तरफ जाएगा, वैसे वैसे आपको क्या मिलेगा? क्या उसके बीच का जो अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन वीक पड़ने लगता है। वीक पड़ने लगेगा मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन का रेपल्शन हैवी हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा इन कंपैरिजन टू अट्रैक्शन ऑफ स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स जो प्रोटॉन प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को सबको पकड़ के रखने का काम करती है, उसका रेंज खत्म होने की वजह से उसका इफेक्ट खत्म होना शुरू होता है, न्यूक्लियस का साइज बढ़ना शुरू होता है। न्यूक्लियस जैसे 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 बड़ा होगा, वैसा वैसा उसका काम वहां पे क्या होगा? चलता नहीं है। तो आप क्या देखते हो? आपके पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन से स्टार्ट करो और नीचे की तरफ आओ। नीचे की तरफ जैसे जैसे आओगे, इधर आके बैठिए बेंच पे, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी बैठो तुम। तो लेक्टिनाइट्स और एक्टिनाइट्स, जैसे जैसे आप नीचे आओगे, आपको न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रांग अट्रैक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? स्ट्रांग, ओ सॉरी, अट्रैक्शन खत्म होना शुरू होगा। अट्रैक्शन वीक, क्योंकि आपके न्यूक्लियस का साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियस का साइज जैसा जैसा बढ़ेगा, ये अट्रैक्शन खत्म होता है और मटेरियल क्या हो जाता है? रेडियो एक्टिव हो जाता है। यानी उसमें से प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, गामा रेस, ये सब निकलना शुरू होता है। तो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स मिलके अल्फा पार्टिकल बनाते हैं और खाली इलेक्ट्रॉन का एक पॉजिटिव फॉर्म आता है जिसको हम लोग बीटा रेस बोलते हैं। तो अल्फा, बीटा, गामा रेस सब उसमें से निकलना शुरू होते हैं और इस तरह किसी भी न्यूक्लियस से जो अल्फा, बीटा, गामा रेस निकलते हैं, इसको बोला जाता है रेडियो एक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? तो उसमें क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी शुरू होता है। तो अब ये रेडियो एक्टिविटी अपना काम करेगा, है ना। तो मैडम क्यूरी ने ये रेडियो एक्टिविटी के बारे में ढूंढा था। शी वॉज वेरी सिंसियर, हार्ड वर्किंग लेडी। तो उन्होंने इसके बारे में ढूंढने के बाद में ऐसा एक सोर्स लिया, रेडियो एक्टिव सोर्स। जो रेडियो एक्टिव सोर्स यहां पर क्या करेगा? एमिशन करेगा। रेडियो एक्टिव सोर्स क्या करेगा? एमिशन करेगा। इसमें से अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। तो आप देख सकते हो रेस कैसा, उसको किसके अंदर रखा है? एक कंटेनर होगा, लिड। लिड का बना हुआ कंटेनर के अंदर उसको रखते हैं, क्योंकि लिड क्या करता है? रेडियो एक्टिविटी को एब्जॉर्ब करता है। रेडियो एक्टिविटी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो रेडियो एक्टिविटी अगर एब्जॉर्ब होगी तो आसपास के एरिया में नहीं जाएगी। रेडियो एक्टिविटी इज, यू नो, इट इज हैजार्डस। तो अब वो वहां से निकल रहा है और निकलने के बाद में यहां पे पहुंच रहा है। यहां पर भी उन्होंने लिड प्लेट लगाई हुई है। अभी आप देखोगे कुछ फोन्स आते हैं, वो फोन्स में, मोबाइल फोन्स में
उसके पीछे साइड में लीड शीट लगी रहती है। वो लीड शीट क्या करती है, वो लीड शीट वहां से रेडियो एक्टिविटी को एब्सॉर्ब करती है। तो अगर आप ज्यादा देर तक मोबाइल फोन पर बात करते हो, ज्यादा मोबाइल यूज करते हो, तो ब्रेन के सेल्स डैमेज होते हैं। ब्रेन के सेल्स डैमेज होने से जो भी ब्रेन को नुकसान हो सकता है वो सारे नुकसान होते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन वीक होना, फोकस खराब होना, मेमोरी वीक होना, एनालिटिकल पावर वीक होना, ये सारी चीजें होती है। आप मोबाइल फोन को ज्यादा देर तक हाथ में रखो, आपके हाथ में थोड़ा नमनेस आता है कि नहीं आता है, मालूम पड़ता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि चार्ज के कंडक्शन को वीक कर देता है। आपके ब्लड में जो चार्ज है वो मूव करता है और वो आपको एनर्जी पहुंचा रहा है, वो चार्ज के कंडक्शन को वीक कर देगा। तो इसको अवॉइड करना चाहिए, जितना हो सके उतना ही हम लोग उसको पकड़ के बैठते हैं। ठीक है, और वो भी कोई ढंग के काम के लिए नहीं। तो अभी यहाँ पर ये लीड प्लेट क्या करेगी, वो लीड प्लेट क्या करेगी, रेडियो एक्टिविटी यानी आपका जो गामा रेस है उसको एब्जॉर्ब करेगी। तो गामा रेस वहां पे एब्जॉर्ब हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ वेव्स होता है, उसमें पार्टिकल नहीं होते, वो सिर्फ वेव्स है, हाई एनर्जेटिक वेव्स। एक्सरे से पहले उसका नंबर आता है। एक्सरे के अंदर ये ताकत होती है कि आपके फ्लैश को क्रॉस करके, चमड़ी को क्रॉस करके, आपके हड्डी को जाके स्ट्राइक करके, हड्डी के अंदर अगर कुछ फिशर्स है, इसको बोलते हैं फ्रैक्चर हो गया, फिशर आ गया मतलब वहां पे लाइन आ गया। ठीक है, वो फिशर को इंडिकेट करके बताते हैं कि फ्रैक्चर कितना बड़ा है, कैल्शियम डिपोजिशन वहां से हट गया है। तो दैट इज द केस। अब ये जो गामा रेस है, ये गामा रेस यहां से जो निकलती है, यहां से निकल के बाहर आती है। अगर ये आएगी तो ये पॉसिबल है कि हमको जो पार्टिकल को लेके एक्सपेरिमेंट करना है वो फेल हो जाए। हमारा ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल को लेके है, यहां पर हमको वेव से कोई मतलब नहीं थी। गामा रेस का रेंज और छोटा होता है पर वो और ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो स्ट्रांग वेव्स क्या करेगी, ये पॉसिबल है कि हमको जो एक्सपेरिमेंट के लिए करना है उसके बीच में एक प्रॉब्लम क्रिएट करे, मतलब उसको डिस्टर्ब करे। तो गामा रेस को हमको एक्सपेरिमेंट से फिल्टर आउट करना है। तो लेड शीट क्या करेगी, गामा रेस को पास नहीं होने देगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा अपर्चर है, उस छोटे से अपर्चर में से कोलिनेटेड आपका यहां से पार्टिकल्स निकलेंगे। तो ये समझा गया था कि इलेक्ट्रॉन आ चुका है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो जरूर उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये चीज हमारे समझ में आ गई थी, क्योंकि एटम इन जनरल न्यूट्रल होता है, ये भी मालूम था। तो उसके अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, तो पॉजिटिव जब तक नहीं आएगा तब तक वो न्यूट्रल होने वाला नहीं। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं पर क्या है, पॉजिटिविटी है। वो पॉजिटिविटी कैसी है, कहाँ है, उसको समझने के लिए रुदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया। उसके साथ में उसके 5 पीएचडी स्टूडेंट्स भी थे, जिनके ऊपर आगे चल के कुछ नेमिंग हुई है, उसको आगे हम देखेंगे। यहां से लेके फिजिक्स तक आपको वो मालूम पड़ेगा। तो अब यहां से अल्फा पार्टिकल निकला, अल्फा पार्टिकल यहां से निकल के जब बाहर आ रहा है, तो बाहर आने के बाद में उसको एक गैप दिया। आगे जाकर यहां पर ये देखो, ये क्या है, गोल्ड फॉइल है। क्या है ये, गोल्ड। तो गोल्ड अगर किसी के पास अभी आपके पास पीरियोडिक टेबल हो तो फटाफट देखो, आई थिंक 85 या 55 ऐसे कुछ उसका एटॉमिक नंबर होता है, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, है ना? 79। ठीक है, चलो, कुछ भी नहीं है, 55 भी नहीं है, 85 भी नहीं है। तो आपको उसके अंदर 79 इधर, वो बहुत ज्यादा भी नहीं है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, वो स्टेबल है। क्या है, स्टेबल है, भरा हुआ है। अब गोल्ड को यहां पर ये जो फॉइल लिया, गोल्ड फॉइल की ही क्यों लिया, उसके आसपास जो कुछ है वो फोटोग्राफिक प्लेट है। फोटोग्राफिक प्लेट मतलब अभी जब आप बहुत छोटे रहे होगे तो आपको कैमरे वाला फोटोग्राफिक प्लेट याद होगा, ऐसा निकलता है, उसके अंदर नेगेटिव रहता है, फिर उससे फोटो का पॉजिटिव बनता है, मालूम है ना?
तो जो ब्राउन कलर का रील होता था उसके अंदर, वो ब्राउन कलर के रील आपका फोटोग्राफिक प्लेट बोलते हैं। आज भी एक्सरे के लिए जो एक्सरे जिस पर हमको मिलता है वो क्या होती है, एक तरह की फोटोग्राफिक प्लेट होती है। तो इस तरह की फोटोग्राफिक प्लेट आजू बाजू लगाया, और वो फोटोग्राफिक प्लेट पर अगर ये चार्ज पार्टिकल जाके स्ट्राइक करेगा तो उधर जैसे आपके एक्सरे पर इधर इधर सीधा बैठो, तो जैसे वो जाएगा उधर स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने का उधर निशान आ जाएगा, जैसे आपके फोटोग्राफिक प्लेट पर निशान होते हैं, और वो निशान आदमी के होते हैं, फोटो की जिसका फोटो खींचा उसका। तो यहां पर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो वहां पे ऐसा दाग आ जाएगा, तो मालूम पड़ेगा पार्टिकल इधर आके हिट कर रहा है, कुछ तो भी यहां पर आके हिट कर रहा है पार्टिकल, जिस पार्टिकल को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी वो हिट करेगा, ऐसा सपोज करके एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया गया। तो हर एक चीज का एक यूज है, वो यूज को हमने समझा, आप समझेंगे। गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल को क्यों लिया, तो गोल्ड फॉइल को ही सेलेक्ट करने के दो तीन रीजन थे। एक, गोल्ड फॉइल जो है उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, वो प्रोटॉन्स जो है बहुत कम भी नहीं है, हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम के जैसा, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा है कि रेडियो एक्टिविटी होगी। तो गोल्ड को ले लिया, एक रीजन ये। दूसरा, गोल्ड से आपको पता है कि ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ठीक है। तो ऑर्नामेंट्स गोल्ड से क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी होती है। तो अब ये मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी यानी क्या, कि अगर उसको मारो, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करो। दीपक झोपायला आला तू, रात्री काय करतो? तो अगर उसको आप क्या करो, गोल्ड को अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो आप उसके ऊपर डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हो, और वो डिजाइन्स क्रिएट होने की वजह से गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो अब ये जो गोल्ड है उसका ये एक शो ऑफ यूज है। अब इसका यूज यहां कैसे किया गया, ये कोशिश थी कि हेड ऑन कोलिजन हो, गोल्ड के एटम के अंदर जहां कहीं भी पॉजिटिविटी है उसका हेड ऑन कोलिजन हो आने वाले अल्फा पार्टिकल से। तो अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, उसके अंदर दो प्रोटॉन होता है, दो न्यूट्रॉन होता है। दो प्रोटॉन उसको हैवी पॉजिटिव चार्ज देता है और दो न्यूट्रॉन भी होता है। तो दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन लेकर अल्फा पार्टिकल जब आ रहा है, उसको अगर न्यूक्लियस गोल्ड के एटम के अंदर के पॉजिटिव, अभी न्यूक्लियस होता है, ये होता है, ये सब तो उस टाइम पे मालूम नहीं था, उसके अंदर के पॉजिटिविटी से अगर उसका हेड ऑन कोलिजन होगा वन बाय वन, तो अंदर की पॉजिटिविटी का स्ट्रेंथ मालूम पड़ेगा। देखो उसके अंदर पॉजिटिव इतने प्रोटॉन्स हैं, ये पीरियोडिक टेबल से अंदाजा हो गया था, पर कहां है, वो कॉन्सेंट्रेटेड है या बिखरा हुआ है पॉजिटिविटी, ये नहीं मालूम था। तो अब हम यहां पर एटम के फिजिकल स्ट्रक्चर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अभी तक हमको जो एटम के बारे में मालूम था वो एटम के बारे में सब कुछ नंबर से मालूम था, इतने इलेक्ट्रॉन, इतने प्रोटॉन, ऐसा ये सारी मालूम था। इलेक्ट्रॉन किधर होता है, प्रोटॉन किधर होता है, ये सब कुछ भी मालूम नहीं था। तो अभी इधर से क्या हुआ, इधर से आपके पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल आएंगे, तो अगर उधर पॉजिटिविटी जो है गोल्ड के न्यूक्लियस के न्यूक्लियस बोल रहा हूं, एटम के अंदर, तो उनके बीच में ऐसा हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए। हेड ऑन कोलिजन हम लोगों ने पढ़ा, सामने सामने भिड़ना चाहिए, एंगल से नहीं भिड़ना चाहिए। तो हेड ऑन कोलिजन होने से किसी भी चीज के बारे में ज्यादा आइडिया आता है, ठीक है। हेड ऑन कोलिजन से उसका स्ट्रेंथ मालूम पड़ता है, उसका साइज मालूम पड़ता है, ये चीजें मालूम पड़ने में हेल्प होती है। तो ये डिसाइड किया गया कि हेड ऑन कोलिजन हो, इसके लिए जो गोल्ड है वो गोल्ड का पॉजिटिविटी, उसके अंदर के जो एटम्स है वो एटम्स का साइज कैसा होना चाहिए, वो एटम्स का साइज उसको ऐसा इतना पतला करो कि चांस हो
कि गोल्ड के अंदर की पॉजिटिविटी का अल्फा पार्टिकल से हेड ऑन कोलिजन। आप इमेजिन करो, इसको मेरी बात को समझने के लिए जो मैं आपको बोल रहा हूं, आपके पास में एक छोटा सा बॉटल है, ट्रांसपेरेंट बॉटल है, या प्लास्टिक का आपके पास एक बॉक्स वॉक्स जैसा है, चॉकलेट वगैरह जिसमें रहती है, उसमें आप गोटियां भरना शुरू करो। तो गोटी आप जैसे डालोगे नीचे का एक लेयर पैसा पूरा भर जाएगा, उसके बाद आपने और गोटी डाली तो ऊपर का लेयर पकड़ेगा, उसके बाद और गोटी डाली तो और ऊपर का लेयर, ऐसा करते करते आपका वो भरेगा। तो अभी अगर आपने क्या किया, वो बॉटल में से सब गोटी को निकाल दिया और उसको ऐसा फैला दिया, तो वो सिंगल लेयर होगा। और अगर ऐसा एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखा तो ऐसा मल्टीपल लेयर होगा। अब इससे, अब ये सब वो जो गोटियां है उसको इमेजिन करो कि वो सारी की सारी गोटियां वो आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, उसके अंदर की पॉजिटिविटी है। उस पॉजिटिविटी से अल्फा पार्टिकल अगर आके भिड़ेगा तो जो बॉटल के अंदर भरी हुई है उससे, उसमें उसका कोलिजन ऑलमोस्ट सारे गोटियों से हो रहा है, क्योंकि सब कंबाइंड एक साथ एक लाइन में लगी हुई है। पर अगर उसको आप फैला देते हो तो यह पॉसिबल है कि अल्फा पार्टिकल एक आया और एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से भिड़ा, और एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से जब वो भिड़ेगा तो हमको इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी वो गोटी या फिर आप बोलो कि गोल्ड के अंदर की पॉजिटिविटी, उसके बारे में ज्यादा क्लियर आइडिया होगा। अब इसको दूसरे तरीके टपोरी भाषा में समझो कि सबको देखने गए कि भानु प्रताप के अंदर कितना ताकत है, ठीक है, फिजिकल स्ट्रेंथ कितना है। तो अभी सबको भानु प्रताप का ताकत देखने का, तो तुम लोग सब जितने लोग हैं वो सब उसके सामने आके खड़े हुए, चल आजा, लड़ाई करते रहे, दम में क्या, आजा चल। भानु प्रताप बोलेगा ये कोई तरीका है क्या, और तुम लोग सब आओगे और मैं अकेला आएगा और फिर तुम लोग ताकत देखोगे मेरा। कोई एक आदमी आओ तो मालूम पड़ेगा ना किसके अंदर ज्यादा ताकत है। तो ऋषि बोलेगा मेरे पास ज्यादा ताकत है। तो फिर होगा भाई चलो ऋषि और भानु प्रताप दोनों आपस में पंजा लड़ाओ, मारामारी मत करो, ठीक है, क्या करो, पंजा लड़ाओ, और फिर जो जीतेगा उसके पास ज्यादा ताकत है। तो ऋषि बोलेगा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मैं हार जाएगा तो मेरे को हारने का नहीं है। तो अश्विन को बोलेगा तू भी आ जा, मेरे साइड से हाथ लगा, और दो चार लोग को बोलेगा सब लोग आ जाओ मेरे साइड से हाथ लगा। तो इससे क्या क्लियर मालूम पड़ेगा कि भानु प्रताप के पास कितना ताकत है? नहीं मालूम पड़ेगा। तो अगर क्लियर कट मालूम करने का है तो एक भानु प्रताप के साथ कोई एक आदमी एक बार में भिड़ना चाहिए। अब वो एक बार का एटम का लेयर कैसे बनेगा? यहां तो भानु प्रताप नहीं है ना, यहां पे कौन है? गोल्ड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस बार बार निकल रहा है, न्यूक्लियस वर्ड नहीं आना चाहिए, न्यूक्लियस नहीं आएगा। आपके पास यहां पे गोल्ड का एटम है। अब गोल्ड का एटम, अगर गोल्ड का बिस्किट आता है, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स आते हैं, तो गोल्ड का जितना मोटा लेयर होगा उतने ज्यादा एटम्स के भिड़ने का चांस है ना। उसको मार मार के पतला फॉइल बनाया। फॉइल मतलब एकदम पतला लेयर। आई बात समझ में? तो मार के पतला होने का एबिलिटी गोल्ड में है, बाकी चीज में मारोगे टूट जाएगा, या तो पतला नहीं होगा और या तो फिर क्या होगा, टूट जाएगा। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मैलिबिलिटी, मार खाने की ताकत, ठीक है। तो मार मार के उसको पतला करके कोशिश किया गया कि जितना हो सके उतना हेड ऑन कोलिजन हो। अब क्योंकि ये मार खाने की आदत किसकी है? गोल्ड की, और इसके वजह से गोल्ड को यहां पे सेलेक्ट किया, ठीक है। तो ऐसे दो तीन रीजंस थे जिसके वजह से आपका गोल्ड फॉइल यहां पे सेलेक्ट हुआ, और उसके बाद में अल्फा पार्टिकल यहां से बॉम्बार्ड होना शुरू हुआ। अल्फा पार्टिकल यहां जाके बॉम्बार्ड हो रहा है, तो ये गोल्ड फॉइल के एटम्स को जाकर जब कोलिजन हुआ, तो कोलिजन होने के बाद में रात्रि काय केलं तू? झोपलाय का नाही? हा, किती लवकर उठलाय? 4. जर आणि मग झोपला किती वाजता?
अजून झोपायला पाहिजे तुला या वयात. झोप येते तुला. उभा राहा, उभा राहा तू. ते सगळं उचल. हाँ असं परत बोलायला लावू नको. हम लोग को अगर प्रॉपर थोड़ा एक्सरसाइज को टाइम मिल जाता है ना, तो हम लोग 1 बजे सोते और सुबह उठ जाते 6-7 बजे. तो तुम लोग का ये उम्र है, सो रहा है तू कम सोया मान ले, लेकिन इतना भी नहीं कम सोया कि इधर सोएगा तू. इधर. कहाँ जाए, किधर पेपर देने जाए. हाँ लास्ट में पेपर है. तेरा अलग से पेपर होगा क्या? कोई भी नहीं पेपर लेने वाला अभी सब. हाँ तो बोला है क्या पेपर लेगा कौन तुम्हारा? पॉज करो. इधर इधर पीछे चलो. तो अब इधर क्या हुआ, ये गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैसे डिस्कवर हुआ. इसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशन मिले थे जो फिजिक्स में डिटेल में आपको मिलेंगे. तो वो ऑब्जर्वेशन में क्या था, तू जा उधर बैठ. पॉज कर इसको. अभी तेरे को क्या तकलीफ हो पेपर हाथ में रखने में? तो अभी इधर क्या है, इधर यहां से अल्फा पार्टिकल निकलेगा और अल्फा पार्टिकल जाकर वहां पर क्या मिला कि अल्फा पार्टिकल में ज्यादातर पार्टिकल, मतलब 99.14% पार्टिकल को अगर देख लें तो वो 1% पार्टिकल को छोड़ दो, 99% पार्टिकल सीधे चले गए, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, कुछ नहीं. इससे ये समझ में आना शुरू हुआ कि उसके अंदर लगता है कि कोई पॉजिटिविटी नहीं है. अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है और हम उसके अंदर कोई पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं, और दोनों जब आमने सामने आएंगे तो ये अल्फा पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा. तो अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल से बेंड होना चाहिए, उसके हिसाब से पता चलेगा उसमें पॉजिटिविटी है या नहीं है. ज्यादा कर देखा 99% पार्टिकल सीधे चले गए, 1% पार्टिकल में ही खाली फर्क आया. तो पहले ये कंक्लूजन निकल रहा था कि कोई पॉजिटिविटी नहीं है. आगे जब इसके बाद में अल्फा पार्टिकल और बॉम्बार्ड हुए, तो बॉम्बार्ड होने के बाद में कुछ पार्टिकल 1% से 1 डिग्री 2 डिग्री से डिफ्लेक्ट होना शुरू हुए, यानी वो स्ट्रेट नहीं जाकर आपको आसपास में स्किंटिलेशंस प्रोड्यूस कर रहे थे. ये सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन था, मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन था. बहुत ही कम पार्टिकल, 8000 में एक, वो पार्टिकल जो है वो बड़े एंगल से बेंड हुए, यानी वो उसके अंदर की पॉजिटिविटी के बहुत ही पास गए. कुछ पार्टिकल यानी 1-2 पार्टिकल ऐसे मिले जो इधर गए और कोलाइड करने के बाद सीधा 180 डिग्री टर्न मारा, मतलब वो सीधा न्यूक्लियस से जाकर हेड ऑन कोलिजन करने वाले थे. और फिर ये डिस्कवर होना शुरू हुआ कि उसके अंदर कोई एक पॉइंट पर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी है, ये कंफर्म होना शुरू हुआ. तो इस तरह इसके अंदर पॉजिटिविटी है, ये समझ में आया. After the discovery of nucleus in an atom, Rutherford found that the fast-moving alpha particle transmuted nitrogen into oxygen with simultaneous liberation of hydrogen. उसने क्या देखा, ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है, न्यूक्लियस को चेंज कर देना. चलो एक कहानी सुनाता हूं, बच्चे कम है, सुनो. पारस पत्थर सुना है कहानियों में? पारस पत्थर की कहानी है, छोटे रहोगे तो सुना होगा. पारस पत्थर वो एक ऐसा पत्थर जिसको किसी भी मेटल को अगर उसको टच कर दो तो वो क्या हो जाएगा, गोल्ड का हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ऐसी कहानियां सुनी है ना. तो अभी उसको साइंटिफिकली अगर एक्सप्लेन करने जाओ
तो साइंटिफिकली उसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि कोई एक ऐसा मटेरियल है जिसको अगर आप, रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसको अगर आप किसी मेटल के पास में रखते हो तो वो उसके अंदर के न्यूक्लियस को गोल्ड का न्यूक्लियस बना देगा। कैसे बनाएगा? ट्रांसम्यूटेशन करके। ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है? क्या खेल रही है ये? उंगली से खेल रही है। क्या पागल बच्चे, समझ में नहीं आता मेरे को ये। इनको पागल भी नहीं बोल सकते कि पागल खाने डालो। लेक्चर चल रहा, बैठ के उंगली खेल रही है। तो अगर इनको समझो, इनको बोल रहा हूं, अगर समझो किसी भी मटेरियल को लें और उसके टच में लाएं तो वो क्या करेगा? अपने रेडियो एक्टिविटी के थ्रू उसके अंदर 79 नंबर ऑफ उसका एटॉमिक नंबर कर देगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उतना कर देगा जितना एक गोल्ड के अंदर होता है। अगर वो ऐसा कर देगा यानी उसके न्यूक्लियस को चेंज करने को बोलते हैं ट्रांसम्यूटेट करना। ठीक है, न्यूक्लियस को चेंज कर दो तो पूरा एलिमेंट चेंज हो जाता है। हर एक एलिमेंट है क्या? एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अलग कैसे है? उसके अंदर कुछ प्रोटॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन है, कुछ न्यूट्रॉन है। उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ही उस एलिमेंट को बनाते हैं। तो अगर उसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो जाता है तो वो कोई दूसरा एलिमेंट बन जाता है। अब पारस पत्थर वो पत्थर जो क्या करे कि किसी भी आपका जो एलिमेंट है, वो आपको कोई भी एलिमेंट दे दिया, उसको अगर आप पारस पत्थर को टच करोगे तो उसकी रेडियो एक्टिविटी क्या करेगी? उसके अंदर के न्यूक्लियस को ट्रांसफॉर्म कर देगी। अगर वो गोल्ड से हैवी है तो उसमें से प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल के उसको गोल्ड का प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना देगी। अगर कम है तो डाल देगा, डाल के क्या कर दिया? उसको गोल्ड बना दिया। कितना आसान है सोना बनाना, है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसम्यूटेशन। तो अब उसने क्या देखा कि नाइट्रोजन हवा में जो थी, है ना, हवा में नाइट्रोजन थी, हवा में नाइट्रोजन है, तो यहां से आपने अल्फा पार्टिकल जब बॉम्बार्ड किया तो अल्फा पार्टिकल ने के न्यूक्लियस के साथ में ये भिड़ गया। अब नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो गोल्ड के न्यूक्लियस के ऐसा हैवी नहीं। एक रीजन ये भी था गोल्ड को लेने का कि एकदम हल्का न्यूक्लियस नहीं चाहिए, कुछ तो वजन होना चाहिए। नुपुर यहां ध्यान दो, एकदम हल्का न्यूक्लियस होना नहीं चाहिए। तो नाइट्रोजन एकदम क्या है? हल्का है। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो उसको जाके आराम से भिड़ सका। इसके पास में कितने थे? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और इसके पास 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन। तो लड़ाई तो हो सकती है ना। तो उससे जाके जब भिड़ा तो उसने क्या किया? इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। किसके? नाइट्रोजन के। उसको क्या बना दिया? ऑक्सीजन। और इधर एक क्या किया? हाइड्रोजन रिलीज किया। तो क्या कि इसको बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन करना। जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होते हैं ना, उसमें न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में यूरेनियम, थोरियम, इस तरह के जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से रेडियो एक्टिविटी बाहर निकलती है। उड़ीवन बस मानस, उसमें से क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी बाहर निकलती है, यानी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा हूँ, बीटा पार्टिकल, प्रोटॉन्स यानी आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन मतलब अल्फा पार्टिकल के फॉर्म में निकलेगा, फिर बीटा पार्टिकल निकलेगा, और एनर्जी के लिए गामा रेस निकलता रहता है। तो वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस क्या करेगा? अपने में से इस तरह अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, इसको बाहर निकाल के अपने आप को चेंज करके स्टेबल स्टेट में लाता है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन होना। फिजन मतलब एक न्यूक्लियस ब्रेक होके 2 न्यूक्लियस बन जाता है। क्या होता है? मैं कहानी सुना रहा हूँ क्या इधर? आज तो 1-2 कहानी सुना है भी। तो अब इधर क्या है? ये आपका नाइट्रोजन है, उसको अल्फा पार्टिकल मिला। अल्फा पार्टिकल मिलने के बाद ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया। तो 14 + 4 कितना हुआ? 18, और 7 + 2 क्या हो गया? 9। तो देखो ये भी 9 है और ये 18 है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? आपने अभी तक जो 8 से रिएक्शन पढ़ा है उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, जिसमें इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है।
किसका लेना देना होता है? इलेक्ट्रॉन का लेना देना करके कंपाउंड बनाए जाते हैं। ठीक है, यहां पर एलिमेंट का एलिमेंट ही रहता है, जो रिएक्शन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। न्यूक्लियस को ट्रांसफॉर्म करना बहुत एनर्जी का काम है। सन से जो इतना ज्यादा एनर्जी एमिट हो रहा है, वो सन से इतना ज्यादा एनर्जी एमिट होने का रीजन क्या है? वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं। यहां पे क्या होते हैं? फ्यूजन। आपका न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक होके टुकड़े होता है, और टुकड़े में वो एनर्जी को मास में कन्वर्ट करता है, मास को एनर्जी में कन्वर्ट करता है बाय आइंस्टाइन्स E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू यानी आपका क्या हुआ? अब जैसे ये इससे ये बना, तो अगर इसका वजन टोटल करोगे दोनों साइड में और इसका वजन टोटल करोगे, तो आपने कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, रिएक्शन में क्या होता है? दोनों साइड के मास क्या होते हैं या नहीं होते? यहां पर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे जैसे सब एटॉमिक लेवल पर जाते हो, वैसे वैसे मास किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी में। वो दुनिया बहुत फैसिनेटिंग दुनिया है, वहां पर कुछ भी हो सकता है। उसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, जो इस चैप्टर का कल्मिनेशन है, एंड है, जहां से एक अलग दुनिया शुरू होगी। वहां पर साइंस के अलग प्रिंसिपल्स चलते हैं। वहां पे कुछ पार्टिकल नहीं होता, सब कुछ वेव होता है। पार्टिकल कभी भी वेव हो सकता है, वेव कभी भी पार्टिकल हो सकता है। वहां पर टाइम डायलेशन मिलेगा, टाइम स्लो फास्ट हो सकता है। जब सॉरी काय को डिस्टर्ब करिए इसको, एक तो मेहनत से नींद आया, कैसे भी ध्यान लगाना पड़ता है उसके लिए। कुछ है ही नहीं तुम लोग को, सेंस है कुछ तेरे अंदर? सो जा बेटा, तू सोने के तो आई है यहाँ पे, सो तू। एक एक नमूने बैठे हुए, तुम लोग का दिवाली निकालू क्या मैं? तो अभी आपको क्या मिला? आपका यहां से रेडिएशन निकल रहा है, पार्टिकल निकल रहा है, वेव निकल रहा है, सब उसमें से निकल रहा है। ट्रांसम्यूटेशन हो रहा है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मास किस में कन्वर्ट हो रहा है? मास जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो मास एनर्जी में कन्वर्ट होने की वजह से आपको वहां पे क्या मिलता है? हैवी एनर्जी मिलता है। इसके मास और इसके मास के बीच में जो डिफरेंस रहेगा, वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होके मिलता है। वही एनर्जी को न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस में, BRC हो गया या बाकी जगह पे, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? वो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जो हीट के फॉर्म में मिलता है। अब ये हीट के फॉर्म में मिली हुई एनर्जी भाप बनाने के काम आती है, स्टीम। दैट स्टीम इज हाईली एनर्जेटिक और फास्ट मूविंग स्टीम आपके टरबाइंस पे गिरती है। किस पे गिरती है? टरबाइंस पे गिरेगी और टरबाइंस को घुमाती है, और यहां से फिजिक्स का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है। तो मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और यहां पर थोड़ा सा भी मास, माइक्रोग्राम मिलीग्राम में यूरेनियम होता है। माइक्रोग्राम और मिलीग्राम का यूरेनियम भी बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। He proposed that the hydrogen nucleus must be contained inside a nuclei of all the elements, hence he renamed hydrogen nucleus as proton. ठीक है, उसने क्या बोला कि कोई भी न्यूक्लियस ले लो, सब न्यूक्लियस के अंदर हाइड्रोजन के जैसा एक प्रोटॉन, एक पार्टिकल है जो पॉजिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे बेसिक, सबसे छोटा क्या है? उसमें हाइड्रोजन है। तो उसने बोला कि हाइड्रोजन को ही क्या ले लो? हाइड्रोजन को ही प्रोटॉन नाम दे दो। तो अब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होने वाला हाइड्रोजन, वो क्या बन गया? वो प्रोटॉन का सबसे पहला एग्जाम्पल बन गया, और इसका नाम आया प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन को उसने बोला कि ये प्रोटॉन के जैसा है, और हाइड्रोजन को इसने प्रोटॉन नाम दे दिया। तो अब ये ऐसा चलना शुरू हुआ। इस तरह आपका पॉजिटिव चार्ज का डिस्कवरी हुआ। पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया।
ये पॉजिटिव नेगेटिव की डिस्कवरी के साथ में एटम के स्ट्रक्चर में ये समझ में आया कि उसके अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, उसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिविटी है, पर वो पॉजिटिविटी फैली हुई नहीं है। जो प्लम पैडिंग मॉडल था एटम का, इसके अंदर आपको ये मिलता है कि पॉजिटिविटी वो लाल हिस्से के जैसा है, पैडिंग जैसा, कि आप उसको जो खाने वाला हिस्सा होता है उसके ऐसा पॉजिटिविटी पूरी बिखरी हुई है, और बीच बीच में नेगेटिव है, या फिर वो जो बीज है वो नेगेटिव है और बाकी सब पॉजिटिविटी फैली हुई है। ऐसा आपका एटम का स्ट्रक्चर नहीं है जो डाल्टन ने दिया था। थॉमसन ने बोला नेगेटिव चार्ज है, रुदरफोर्ड ने बोला पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के बारे में उसने क्या बोला कि पॉजिटिव चार्ज एक बहुत छोटी से एरिया में है, कन्फाइंड है, इसीलिए ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स आर पार सीधे चले गए, क्योंकि उनको वो पॉजिटिविटी मिली नहीं मिली। ये नाखून का गोल्ड बना रही है पारस पत्थर, इसको मिल गया पारस पत्थर। देखो वो जोक आने लगे नहीं। तो अभी क्या हो गया, एटम का स्ट्रक्चर में के बारे में ये समझ में आया कि अगर एक आप मतलब एक स्टैंडर्ड साइज होता है फुटबॉल के ग्राउंड का, और अगर फुटबॉल का पूरा ग्राउंड पकड़ा जाए, तो उसने मतलब एनालॉजी की थी ऐसे कंपैरिजन समझाने के लिए, यूरोप में फुटबॉल बहुत खेला जाता है, तो बोला कि अगर फुटबॉल का ग्राउंड पूरा एटम है तो उसमें पड़ा हुआ एक फुटबॉल न्यूक्लियस है। ठीक है, तो आपने देखा फुटबॉल का ग्राउंड कितना बड़ा होता है, तो वो अगर पूरा एटम है तो उसमें इतनी सी छोटी सी जगह पे क्या है, एक फुटबॉल पड़ा हुआ है। जो फुटबॉल है वही न्यूक्लियस है, उसके अंदर सारी पॉजिटिविटी है, इसीलिए ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स आर पार सीधे चले गए। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल आए जो उसके पास गए तो उसको कुछ डिग्री से उसने बेंड कर दिया, पॉजिटिविटी बहुत हैवी थी। कुछ अल्फा पार्टिकल जो और पास गए उसको उसने 90 डिग्री से बेंड किया, तो स्किंटिलेशंस देखो साइड में 90 डिग्री में भी है। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स यहां से ऐसा निकले और सीधा हेड ऑन कोलिजन गए, उसको वापस भेज दिया उसने। क्यों? क्योंकि उसकी पॉजिटिविटी के पोटेंशियल को वो क्रॉस नहीं कर पाया। तो एटम का स्ट्रक्चर इवॉल्व होकर आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आ गया। रुदरफोर्ड ने अपना ये मॉडल प्रपोज किया, गीगर मार्स्टन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको। इसको प्रपोज करने के बाद में, गीगर मार्स्टन एक्सपेरिमेंट के बाद में जो एटम का स्ट्रक्चर इवॉल्व निकल के आया, उसको कुछ साइंटिस्टों ने क्वेश्चन करना शुरू किया। हर एक बार में जब जब एटम का स्ट्रक्चर सामने आया है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मार्क आए हैं, उसको लिमिटेशंस करके साइंटिस्टों ने नाम दे दिया। उसके बाद कोई दूसरा साइंटिस्ट उठ के आया, उस लिमिटेशंस को दूर करके एटम के नए स्ट्रक्चर को सामने लेके आया, और वो एटम के स्ट्रक्चर को जब वो सामने लेके आता है तो उसके भी कुछ लिमिटेशंस निकलते हैं, और इस तरह एटम का स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप आगे गया है। ठीक है, 10-10, 15, 20-20 साल, 25-25 साल में एटम के बारे में नया नया इंफॉर्मेशन मिलता गया। अब इसके बाद में जो रुदरफोर्ड ने ये जो अपनी थियरी रखी गीगर मार्स्टन एक्सपेरिमेंट करके, उसके 5 पीएचडी स्टूडेंट्स से पूरी प्लानिंग रुदरफोर्ड की थी, सारा काम उन लोगों ने किया और गीगर मार्स्टन ने उनको हेल्प किया था। तो अब ये एक्सपेरिमेंट आने के बाद लोगों ने इस पर क्वेश्चन करना शुरू किया। उसने बोला कि पहला क्वेश्चन ये निकल के आया कि उसने एटम का जो स्ट्रक्चर बताया, उसने बोला न्यूक्लियस बीच में कहीं तो भी है पॉजिटिव, बहुत छोटा साइज में, और उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे हैं। तो तब तक न्यूटोनियन मैकेनिक्स यानी फिजिक्स का वो पार्ट जिसमें मैकेनिक्स आता है वो काफी आगे जा चुका था। उसमें मोशन क्या होता है, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सर्कुलर मोशन, ये सारी चीजें जो आप पढ़ चुके हो और आपको बहुत अच्छे से भूल गया है, वो सारी चीजें पिक्चर में आ चुकी थी। तो अब हमने जब मैकेनिक्स पढ़ा था तो मैकेनिक्स में हमने ये पढ़ा था, तुम लोग का ज्यादा दोस्ती नहीं हो गया, फर्स्ट बेंच पे बैठे बैठे बात कर रहे हो बार बार। तो अब हमने ये पढ़ा है कि कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन करती हुई कोई भी बॉडी हमेशा एक्सेलरेशन करती है। पढ़ा है, याद है? किसको याद है?
किसी को नहीं। सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन, व्हाई? सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होता है, इवन अगर वो यूनिफॉर्म है। यानी एक बॉडी जो सर्कुलर मोशन कर रही है वो 30 डिग्री एक सेकंड में घूमती है। क्या करती है? 30 डिग्री एक सेकंड में घूमी, वापस 30 डिग्री एक सेकंड में घूमी, यानी वो 30 डिग्री एक एक सेकंड में घूम रही है, मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं। ऐसा एक यूनिफॉर्म मोशन करता हुआ पार्टिकल बॉडी, भानु प्रताप, तो ऐसा गोल गोल मोशन करती हुई एक बॉडी जो इक्वल एंगल कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ये यूनिफॉर्म मोशन है, सर्कुलर है, इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल दो, यूसीएम। ये एक्सेलरेटेड कैसे हुआ? तो वेलोसिटी क्या होती है? दाभोलकर मैडम, व्हाट इज वेलोसिटी? है तो सुनाई दिया? नाही सुनाई. तू काय पण सांग, तुला जे येतं सगळं सांग. वेलोसिटी म्हणजे स्पीड. व्हाट इज वेलोसिटी? फॉर्मूला बताओ. तो फिर स्पीड किधर से आया? डिस्प्लेसमेंट कवरिंग बोलने का उसको. अभी डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन में होता है. लेकिन सर्कुलर मोशन कैसा होता है ये वापस नहीं बताऊंगा, ध्यान से सुनो. सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन. व्हाई? सब ये सब कंसेप्ट है, ये क्लियर होना चाहिए. सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन, व्हाई? बॉडी सर्कुलर मोशन के टाइम पर कभी स्ट्रेट लाइन में चलता, वो हमेशा गोल गोल घूम रहा है. हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होने के वजह से उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, पर डायरेक्शन. और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी में चेंज है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, पर उसका मैग्नीट्यूड हर एक पॉइंट पर सेम होने के बाद भी उसका डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. ये बताया था ना पहले, बताया था ना. अगर ये याद नहीं है तो तुम्हारा पढ़ाई एंट्रेंस के हिसाब से अच्छा नहीं है. कंसेप्ट दिमाग में परमानेंट घुस जाना चाहिए. ठीक है? तो क्या हुआ आपका? हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए हर एक सर्कुलर मोशन में उसका मैग्नीट्यूड सेम भी होगा तो भी डायरेक्शन क्या हो रहा है? अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी, वेलोसिटी के दो एस्पेक्ट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों. मैग्नीट्यूड सेम पर डायरेक्शन लगातार चेंज होने के वजह से उसके अंदर हमेशा वेलोसिटी का चेंज आ रहा है. वेलोसिटी का चेंज आने की वजह से वो हमेशा क्या है? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन. तो सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन, ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन. आई बात समझ में? तो एक्सेलरेशन अगर कोई बॉडी कर रहा है, कोई बॉडी अगर एक्सेलरेट करेगा तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी खर्चा करेगा ना. यस और नो? अगर मैं चल रहा हूं, उसमें जो मेरी एनर्जी जा रही है उतनी एनर्जी यूनिफॉर्मली जा रही है, लेकिन अगर मैं एक्सेलरेशन करूंगा तो मैं एक्स्ट्रा एनर्जी लॉस करूंगा. आप इसको खेलते हुए आपने कभी फील भी किया होगा कि आप स्ट्रेट भाग रहे हो तो उतना एनर्जी नहीं खर्चा होता जितना गोल गोल भागना शुरू करो. ठीक है? तो आपका एनर्जी उस टाइम पे क्या होता है? ज्यादा लॉस होता है. तो सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन. बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन, बिकॉज ऑफ देयर इज लॉस इन एनर्जी. बराबर? अब
पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड में अगर गोल गोल इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इट इज लूजिंग इट्स एनर्जी, और वो जो एनर्जी लूज हो रही है उसके वजह से ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के पास आना चाहिए। वो एक डिस्टेंस बनाकर उसके अराउंड में गोल गोल क्यों घूम रहा है? क्योंकि वो जब गोल गोल घूम रहा है ऑलमोस्ट विद द स्पीड ऑफ अप्रोचिंग टुवर्ड्स द स्पीड ऑफ लाइट, उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रहा है। इधर इधर ध्यान दो, स्पीड ऑफ लाइट को क्या कर रहा है? इतना ज्यादा उसके पास एनर्जी है, और जब वो गोल गोल घूमेगा तो वो एनर्जी को धीरे धीरे लूज करेगा। वो एनर्जी उसके अंदर क्या करती है? गोल गोल घूमने के बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप करती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको न्यूक्लियस से दूर धक्का मारता है, और वो दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है, दे बॉटल उधर, वो दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन क्या करता है? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये दोनों का जो अट्रैक्शन है उस अट्रैक्शन को ओवरकम करने में हेल्प करता है। आपका बस ऐसा गोल घूमता है, बाहर धक्का लगता है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर घूम रहा है उसको भी धक्का बाहर लग रहा है, और वो अट्रैक्शन को ओवरकम करके उसके अराउंड में गोल गोल घूमकर टिका हुआ है। अगर उसकी एनर्जी गोल गोल घूमने में लॉस हो रही है तो वो जो एनर्जी लॉस हो रही है, वो एनर्जी लॉस होने की वजह से उसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कम हो जाएगा, यानी बाहर को धक्का लगने वाला फोर्स, उसका अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा, न्यूक्लियस उसको अपने पास खींचेगा, उसका रेडियस छोटा 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 होकर न्यूक्लियस के अंदर जाकर स्पाइरलिंग करते हुए उसको उसके अंदर गिर जाना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन गिर गया तो एटम कोलैप्स हो जाएगा, एटम कोलैप्स हो जाएगा, मॉलिक्यूल कोलैप्स हो जाएगा, मॉलिक्यूल कोलैप्स हो जाएगा, मैटर कोलैप्स हो जाएगा, मैटर कोलैप्स हो जाएगा, यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगा। कुछ भी कोलैप्स नहीं हो रहा। साइंटिस्टों ने उसको पूछा कि आप अगर ऐसा बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड में गोल गोल घूम रहा है और घूमना इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन, तो उसमें एनर्जी लॉस हो रही है, वो एनर्जी लॉस होने से क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? एटम अनस्टेबल हो जाना चाहिए। एटम अनस्टेबल नहीं है, स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? आपकी थ्योरी के हिसाब से उसकी स्टेबिलिटी प्रूव करके दिखाओ। रुदरफोर्ड ने बोला, मेरे फिजिक्स के टीचर ने मेरे को नहीं सिखाया। पहला लिमिटेशन आया, और पहले लिमिटेशन में ही सेकंड लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन ये बोलता है कि अगर वो गोल गोल घूम रहा है तो गोल गोल घूमना मतलब उसका सर्कल धीरे 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 क्या हो रहा है? छोटा 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 हो रहा है। तो एनर्जी कैसे निकलनी चाहिए? धीरे धीरे। बात समझ में आ रही है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? अगर उसका सर्कल धीरे धीरे छोटा हो रहा है तो एनर्जी कैसे निकलनी चाहिए? इधर पाए खड़ी रहो। नुस्ता ये लोग सब जबरदस्ती स्टेबल एटम मरते हैं एनर्जी लॉस करके। आराम से बैठो। जितना अपने बॉडी को आराम से रखोगे ना, उतना दिमाग कहीं और जाएगा। बॉडी को तकलीफ दो तो जैसे जैसे एनर्जी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। वो एनर्जी का अमाउंट कम होना बहुत थोड़ा थोड़ा हो रहा है। जैसे 10 जूल, 9.9, 9.8, 9.5, 9.4, 9.1, 9, ऐसा ऐसा डेसिमल में थोड़ा थोड़ा या इससे भी छोटे डेसिमल में लॉस होना चाहिए। लेकिन एटम में से जो इधर स्पेक्ट्रोमीटर वगैरह क्या होता है ये आगे पढ़ोगे फिजिक्स में 12th में। जो उससे एनर्जी निकाल कर देखी गई, जो उसमें से एनर्जी निकल रही है, उसको जब एब्जॉर्ब किया गया, उसके वेवलेंथ को स्टडी किया गया, तो ये एनर्जी झटके में निकल रही है। 10 से सीधा 7.5, 7.5 से सीधा 4, झटके से ढप घप करके ऐसा ग्रुप में निकल रहा है।
रुदरफोर्ड को पूछा ये ग्रुप में एनर्जी कैसे निकल रहा है, आपका मॉडल जो है उसके हिसाब से एनर्जी धीरे धीरे लॉस होना चाहिए, और बीच में तो एनर्जी लॉस भी नहीं होता, जब लॉस होता है इकट्ठा होता है और बाकी टाइम पे एनर्जी लॉस नहीं होता है, ये कैसे हो रहा है। तो रुदरफोर्ड ने क्या बोला, मेरे फिजिक्स के टीचर ने नहीं सिखाया। फिर दो इफेक्ट थे, वो दो इफेक्ट क्या होते हैं आगे पढ़ोगे बाद में फिजिक्स में। एक था जीमन इफेक्ट, कौन है, एक जीमन इफेक्ट क्या है, नया शर्ट ले गया है, बाजू वाली बालकनी में ही सूख रहा था ना ये शर्ट कल। टॉपिक खत्म होएगा छोड़ूंगा, अभी शांति से बैठो। तो जीमन इफेक्ट था, और एक इफेक्ट और था, ये दो इफेक्ट को एक्सप्लेनेशन मांगा गया उससे। इधर ये दो इफेक्ट कैसे हो रहे हैं आपके एटम के मॉडल के हिसाब से, बोला मेरे फिजिक्स के टीचर ने। फिर उसको बोला भाई आप ये जो बता रहे हो ना ये एक सिंपल है, मतलब एक सिंगल हाइड्रोजन एटम का मॉडल बता रहे हो, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, कॉम्प्लेक्स एटम को एक्सप्लेन करो बड़े बड़े, उसमें आपका मॉडल कैसे बैठेगा। जब इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं, आज हमको मालूम है ना, ऑक्सीजन उसके ऊपर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट बताओ कैसे होता है। बोला मेरे फिजिक्स के टीचर ने। इस तरह 3-4 लिमिटेशन आया किसके, रुदरफोर्ड के मॉडल को। और रुदरफोर्ड का वो मॉडल पहले वाले नहीं फेल नहीं, हर मॉडल को ये पकड़ा गया कि हर मॉडल कुछ लेके आया, क्योंकि वहां पर इतनी गरीबी थी कि साहब कुछ तो बता के जाओ एटम के बारे में, मतलब सालों से हम लोग झक मार रहे हैं बैठ के, कुछ मालूम नहीं है, तो जो जो कुछ बता के साहब ने इतना दिया ठीक है, अभी आप लोग क्या करते। तो 20-25 साल बाद दूसरा एक साहब निकल के आते थे, वो कुछ एटम के बारे में बताते थे, और ऐसा करते करते आज एटम के बारे में काफी कुछ मालूम पड़ा है। अब इसके बाद में नील बोर का थियरी आएगा जिसने इसके बहुत सारे लिमिटेशंस को खत्म किया पर नए लफड़े लेके आया, है ना। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पॉज करो, स्टॉप कर दो।